अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। प्रीवियस वीडियोज़ में हम ईसीजी के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि ईसीजी को जब हमने रीड करना है तो 6 पॉइंट्स ऑफ ईसीजी के हवाले से रीड करना है, और उसमें हमने बताया था कि जो सेकंड पॉइंट था वो रिदम था। और रिदम के बारे में हमने उस वक्त कहा था कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम रिदम को डिस्कस करेंगे। रिदम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ। हमने ये देखा था कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है उसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्केयर्स तक की होती है। यानी कि हमने कहा था कि अगर QRS जो है वो 2.5 स्मॉल स्केयर्स के अंदर है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये 3 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा ब्रॉड है तो हमने कहा था कि ये ब्रॉड QRS है। और साथ ही हमने नॉर्मल हार्ट रेट को भी डिस्कस किया था कि अगर 60 to 100 बीट्स पर मिनट इसका रेट होगा तो हमने कहा था कि ये नॉर्मल है, और अगर इससे कम होगा तो हमने कहा था ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो हमने कहा था कि ये टैकीकार्डिया है, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब रिदम हमने ECG में देखना हो तो हमने कहा था कि एक हमें लंबी लीड चाहिए जो कि 6 सेकंड्स के बराबर होनी चाहिए कम से कम, और वो सेकंड लीड जो है उसमें हम रिदम को ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। तो यूँ कह लें कि रिदम स्ट्रिप जो है वो सेकंड स्ट्रिप होती है जब वो 6 सेकंड्स तक की हो एटलीस्ट, राइट। तो उसमें हम जो है वो QRS जो कंसेक्टिव QRS होते हैं, या यूँ कह लें कि कंसेक्टिव R वेव्स होती हैं, उनको हम जो है वो फोकस करके देखते हैं कि ये रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि हमने ECG के ऊपर एक और पेपर रख के उसमें 2 R और R वेव्स जो कंसेक्टिव होती हैं उनको मार्क करना था, और मार्क करने के बाद हमने कोई से R और R वेव्स के बीच में देखना था कि जो हमारी मार्किंग्स हैं वो R to R जो है वो उसके ऊपर आ रही हैं या उसमें डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिदम जो है वो रेगुलर नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है। तो आज हम उसी गड़बड़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब हमने रिदम को फोकस करना है तो उसमें हमने QRS कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा गौर करना है कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में है या वो ब्रॉड है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हम तब बोलते हैं कि जब हार्ट रेट मोर देन 100 हो और QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल लिमिट में हो, तो हम उसको कहते हैं कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, राइट। तो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये यूँ कह लें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो कि मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। नंबर 1 साइनस एरिथमिया, नंबर 2 साइनस टैकीकार्डिया, उसके बाद एट्रियल टैकीरिथमियाज एंड जंक्शनल टैकीरिथमियाज। तो साइनस एरिथमिया जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कोई भी इंसान करता है तो ECG में कुछ थोड़ा सा रिदम में चेंज आता है, तो वो वाला चेंज जो है वो नॉर्मल होता है, उसको हम साइनस एरिथमिया बोलते हैं। वो यूँ समझ लें कि अगर आप R और R को फोकस करेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, तो उस फ़र्क को आपने जो है वो नॉर्मल कंसीडर करना है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए ताकि आप परेशान ना हो। और उसके बाद साइनस टैकीकार्डिया है। साइनस टैकीकार्डिया उस टैकीकार्डिया को बोलेंगे जिसमें P, QRS और T वेव जो हैं वो नॉर्मल शेप की होंगी, और उनका आपस का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, लेकिन जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होगा। और ये यूजुअली फिजियोलॉजिकल होता है, फीवर के रिस्पॉन्स में आ सकता है, एक्सरसाइज से आ सकता है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव से हो सकता है। उसके बाद है एट्रियल टैकीरिथमियाज। तो ये नाम से ज़ाहिर है कि ये वो टैकीरिथमियाज हैं जिनका ओरिजिन एट्रिया से हो रहा है, राइट। और इसकी एग्जांपल्स हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। ये क्या होते हैं ये मैं अभी आपको थोड़ा बताता हूँ। उससे पहले ये आप देख लें कि इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जंक्शनल टैकीरिथमियाज। जंक्शनल टैकीरिथमिया नाम से ज़ाहिर है कि वो टैकीरिथमियाज हैं जिनका ओरिजिन जंक्शनल है। जंक्शन से मुराद ये है कि एट्री और वेंट्रिकल के बीच में जो जंक्शन है, इसका जो ओरिजिन है टैकीकार्डिया का वो वहाँ से हो रहा है, करंट वहाँ से जनरेट हो रहा है, और वो जो है वो टैकीकार्डिया करवा रहा है। तो इसकी एग्जांपल हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टैकीकार्डिया या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, राइट, AVNRT। तो ये नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप जहन नशीन कर लें। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअली हैं क्या। एट्रियल फिब्रिलेशन को हम तब लेबल करते हैं जब हमें 2-3 चीज़ें मिल जाएं। बुक्स में आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि चीज़ों को सिंपल रखूँ आपके सामने।
जो मोटी मोटी चीज़ें क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको मिलेंगी वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। उसमें आपको इर्रेगुलर क्यूरेस कम्प्लेक्स मिलेगा जो कि होगा नैरो, क्योंकि हम नैरो कम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इर्रेगुलर क्यूरेस, टैकीकार्डिया एंड पी वेव एब्सेंट। पी वेव जो है वो आपको डेफिनेट नहीं मिलेगी, हो सकता है कुछ लीड्स में मिल जाए लेकिन मोस्टली लीड्स में पी वेव नहीं होगी। तो जब ये चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ तो आप समझ लें कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसी तरह एट्रियल फ्लटर जो है वो, उसमें एट्रिया का जो रेट है वो 200 to 300 बीट्स होता है, राइट। जो वेंट्रिकल्स का रेट है वो इससे कम होता है, लेकिन एट्रिया का रेट जो है वो 200 to 300 बीट्स पर मिनट तक होता है, तो हम उसको एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हमने री एंट्रेंट टैकीकार्डियाज़ की बात की थी, तो उसकी एग्जांपल जो है ये WPW सिंड्रोम है, यानी कि वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें भी आपको इसके क्राइटेरिया हैं काफ़ी लंबे चौड़े, लेकिन ये है कि जो प्रैक्टिकली बात याद रखने की है वो आप देख लें कि इसमें PR इंटरवल जो है वो शॉर्ट होगा। हमने कहा था कि नॉर्मल PR इंटरवल जो है वो 3 to 4 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो अब हमने इसमें ये कहा कि ये लेस दैन 3 स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें आपको डेल्टा वेव मिलेंगी। डेल्टा वेव जो हैं वो कुछ इस तरह की वेव होती है, PQRS T। QRS कम्प्लेक्स जो है उसकी जो इनिशियल जो उसका लिम्ब है उसमें कुछ इस तरह का चेंज आ जाता है, राइट। ये आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो डेल्टा वेव्स नज़र आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ये बना के दिखाई है कि इसको जो है अप स्लंटिंग ऑफ QRS बोलते हैं, यानी कि ये अर्ली डीपोलराइजेशन है, राइट। नॉर्मल QRS जो है वो यूँ स्टार्ट होना चाहिए था, ये अर्ली डीपोलराइजेशन को शो करता है, और उसकी वजह ये है कि करंट जो है वो एक एक्सेसरी पाथवे से होके चला जाता है जो कि अर्ली डीपोलराइजेशन करता है, राइट। तो इसमें आपको दो चीज़ें ये मिलेंगी, और तीसरा जो है वो QRS जो है वो आपको नैरो भी मिल सकता है और QRS जो है वो ब्रॉड भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि WPW के साथ कोई और कंडीशन तो नहीं है। और कंडीशन जो है वो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, या कोई भी इस तरह की कम्प्लेक्सिटी हो सकती है जो उस QRS को ब्रॉड कर देगी। तो इन शॉर्ट आप ये तीन चीज़ें याद रख लें कि PR इंटरवल शॉर्ट होगा, डेल्टा वेव्स मिलेंगी, और QRS जो है वो नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के बारे में। टैकीकार्डिया में जो आपको दूसरी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है वो है ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, राइट। तो ब्रॉड कम्प्लेक्स के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो ये 2-3 हैं: प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद बंडल ब्रांच ब्लॉक और WPW सिंड्रोम एंड सिक साइनस सिंड्रोम, राइट। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, उसमें आपको 3 बेसिक चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 आपको P वेव एब्सेंट मिलेगी, नंबर 2 आपको T वेव इन्वर्टेड मिलेगी, और उसके बाद आपको QRS जो है वो ब्रॉड मिलेगा, राइट। तो जब आपको ये कंडीशन मिलें तो आप समझ लें कि ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। इसकी एग्जांपल देखने के लिए आप गूगल पे जाके ये सर्च करें तो आपको इसकी वेव्स नज़र आ जाएंगी। ब्रॉड QRS होंगे और उनमें आप गौर करेंगे तो T वेव इन्वर्टेड होगी और P वेव एब्सेंट होगी, राइट। इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ये काम कर सकता है, और हो सकता है कि किसी ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है। फ्लोरोक्विनोलोन जो हैं वो और मैक्रोलाइड्स, ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर देती हैं, राइट। आमतौर पे ये बिनाइन होती है, लेकिन कुछ कंडीशन हैं जिनमें ये सीरियस हो सकती है। वो कंडीशन ये है कि 6 सेकंड्स के अंदर अगर मोर दैन 3 PVCs आ रही हैं तो वो डेंजरस हो सकती हैं, राइट। उसके बाद जो इसका डिफरेंशियल है वो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और उसके लिए मोर दैन 3 एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होना ज़रूरी है, यानी कि इन अ रो मोर दैन 3 एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस आनी चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। और इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो यही हैं कि एक तो QRS ब्रॉड होगा, दूसरा कंकॉर्डेंस होगी V1 to V6, जो चेस्ट लीड हैं सारी उनमें पॉजिटिव कंकॉर्डेंस होगी। पॉजिटिव कंकॉर्डेंस से मुराद ये है कि R वेव जो है वो अपराइट होगी। यूजुअली हमने डिस्कस किया था कि जो R वेव है वो V1 में जो है वो ना होने के बराबर होती है, और V2 में भी जो है वो R वेव छोटी होती है और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ये होगा, कंकॉर्डेंस में ये होगा कि V1 से लेकर V6 तक एक जैसी R वेव्स होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होंगी। और उसके बाद कैप्चर एंड फ्यूजन बीट्स इसमें मिलेंगी,
और उसके बाद जो इसमें पेशेंट है वो यूजुअली मोर देन 35 ईयर होगा या साथ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होगी। तो जब ये चीज़ें आपको इकट्ठी मिल रही हैं तो आप समझ लें कि ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। और उसके बाद मैंने बताया कि एसवीटी विद बंडल ब्रांच ब्लॉक यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर ये चीज़ें साथ मिल जाएँ सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ बंडल ब्रांच ब्लॉक या WPW सिंड्रोम, अगर ये चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो ब्रॉड क्यूरेस हो जाता है, राइट। और प्रैक्टिकली अगर आपने SVT विद बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना हो तो आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। हिस्ट्री होगी पेशेंट को कि उसको पैरोक्सिस्मल अटैक्स होते होंगे एरिथमिया के, यानी कि वो कहेगा कि मुझे पैल्पिटेशन हो जाती हैं, अक्सर होती रहती हैं, और वो कोई ड्रग भी आपको बताएगा कि मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा हूँ। और साथ में आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक का पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ये पैटर्न क्या होता है। ये दो तरह के पैटर्न हो सकते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है और लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट। और साथ ही आपको WPW का पैटर्न मिलेगा कोई पुरानी ECGs के अंदर। उस पेशेंट से अगर आप पूछेंगे तो पुरानी ECGs देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको WPW वाला पैटर्न मिल जाए। ये वही पैटर्न है जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। तो अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप समझ लें कि ये SVT विद एबेरेंसी है, यानी कि SVT विद दीज कंडीशन है। SVT जो है वो नॉर्मली आपको नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया की सूरत में मिलता है और वो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ कंफ्यूज हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन और SVT को डिफ्रेंशिएट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो रिदम होगा वो इरेगुलर होगा, जबकि SVT का जो रिदम होगा वो रेगुलर होगा। और अगर SVT इन कंडीशन के साथ नहीं है तो नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया की सूरत में ECG पे मैनिफेस्ट होगा। तो उसको आपने एट्रियल फिब्रिलेशन से सिर्फ इसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि वो रेगुलर होगा, जबकि AFib के अंदर जो है वो इरेगुलर होगा, और P वेव जो है वो दोनों में एब्सेंट होगी। और उसके बाद जो आखिरी इसका डिफरेंशियल है वो है सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम जो है वो जो नॉर्मल साइनस होता है ऐसे नोड, उसकी एबनॉर्मेलिटी होती है, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कुछ इस तरह की हो सकती है कि या तो आपको हार्ट ब्लॉक मिल सकते हैं। हार्ट ब्लॉक में आपको बता चुका हूँ पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें वो आप देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। और उसके बाद हो सकता है कि साइनस अरेस्ट में चला जाए पेशेंट, ये भी हो सकता है। और ब्रेडी वर्सेस टैकी एरिथमियाज आप एट द सेम टाइम मिलेंगे, यानी कि पेशेंट जो है वो ब्रेडीकार्डिया में और टैकीकार्डिया में अल्टरनेटिवली जा रहा होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो ये सिक साइनस सिंड्रोम है और ये ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके।